ठीक है, तू जाके घर की साफ सफाई कर ले। थोड़ी देर बाद सास छत पर जाती है। वो देखती है कि उसके सभी गंदे कपड़े धूप में सूख रहे हैं। वो मेघा से कहती है, बहू ये क्या, तूने गंदे ही कपड़े धूप में सूखने के लिए डाल दिए? अरे कम से कम इसको धो तो देती। अरे मम्मी जी, वो मुझे ना आज साबुन नहीं मिला, तो मैंने ऐसे ही पानी में डालकर सीधा धूप में सुखा दिया। ओहो, जब साबुन ही नहीं था तो इतनी मेहनत भी क्यों करी? मम्मी जी, आपको मेरी मेहनत की चिंता कब से होने लगी? ऐसा कुछ नहीं है, चल जा साबुन लेकर आ और इन्हें धोकर सुखा। क्या मम्मी जी, आप भी अभी तो मेरी मेहनत की फिक्र कर रही थी और अब फिर से दोबारा मुझसे मेहनत करवाना चाहती है। अरे एक दिन की तो बात है, यही पहन लीजिए ना आप। बहू की बात पर हैरान आरती कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है, आरती मेघा से कहती है, बहू आज खाना देगी या नहीं? भूखा ही रख रखा है सुबह से तूने। अरे लाती हूँ ना मम्मी जी। आरती को मेघा खाना देती है और जैसे ही आरती खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, वैसे ही उसका मुंह जलने लगता है और गुस्से से तमतमाकर वो मेघा से कहती है, मेघा तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम सब भूल गई हो? अरे पहले कितना अच्छा बनाती थी सब, लेकिन अब तो सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। क्यों मम्मी जी, अब मैंने क्या कर दिया? ये खाना देख रही है, इतना तेज नमक और लाल मिर्च तो तूने इतनी भरी हुई है कि मेरा मुंह जल रहा है इसे खाकर। अरे मम्मी जी, आपको ही तो थोड़ा तेज नमक और मसाले वाला खाना चाहिए था ना। कल मैंने ठीक बनाया था तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और लाल कर दी। देखिए मैं भी तो खाना खा रही हूँ आपके साथ बैठकर, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। ये सब देखकर आरती अब बहू की प्लेट से एक निवाला खाती है तो उसका खाना बिल्कुल ठीक होता है। अब वो अपनी बहू की चतुराई समझ जाती है। तो ये सब तू मुझे परेशान करने के लिए कर रही थी हैं? क्योंकि मैं तुझे हमेशा तंग किया करती थी, इसीलिए बदला ले रही है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आपसे सच्चाई निकलवाना चाहती थी कि आपकी बहू अच्छी है। बस आपको ही उसके काम में नुक्स निकाल कर तंग करने की आदत है। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे भी तुझे इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटी के बीच नोक-झोंक चलती रहती है, तभी तो कहानी में नमक, मिर्च, मसाला सब बना रहता है। इतना कहकर अब आरती और मेघा दोनों हंसने लगती हैं और सास बहू की कहानी इसी तरह चलती रहती है। 1 साल का है, अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा। आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद, सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी, हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है, वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी।
सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया, आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जानता नहीं तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था। मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। एक दिन रामू राजू से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे यह खराब खेत दे दिया, जिससे तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी फसल कमजोर। कोई ना, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर रामू राजू से खेत बदल लेता है और एक खेत ज्यादा ले लेता है। फिर भी राजू खुशी खुशी उसे खेत दे देता है। राजू के हिस्से में जो उनमें फिर से वह दिन रात मेहनत करता। इधर रामू कभी काम करता तो कभी काम नहीं करता। रामू के पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो वह पैसे लेने के लिए जमींदार के यहाँ चला जाता। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए, जिससे मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आता और फसल आने पर मैं आपको पैसे लौटा देता। क्यों नहीं भैया, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी जमींदार जी, मैं ब्याज दे दूंगा। जमींदार रामू को पैसे दे देता है। और रामू उनसे कुछ बीज लाकर अपने खेतों में बो देता है। इधर राजू भी फसल की रोज देखभाल करता और रामू बोकर आया उसके बाद से अपनी फसलों को देखने के लिए भी नहीं गया। वहीं अपने घर में पड़ा रहता और दिन रात सोता रहता। एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वह अपनी फसल देखने के लिए खेतों पर गया और फसल देखकर बोला, अरे इतनी कमजोर फसल, मैंने खेत बदल लिया, फिर भी लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। जो भी जमीन में लेता हूँ उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं है। ऐसे कहते हुए वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, राजू की फसल तो अच्छी है, बस हमारी फसल ही कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही,
दिन रात जो घर में पड़े रहते हो और खेतों में समय समय पर दवाई पानी नहीं दोगे तो फसल ऐसी कमजोर रहेगी। फिर बोलते हो किस्मत खराब है, किस्मत नहीं मेहनत करनी पड़ती। चल चल, मेरे को मत सिखा। अगर किस्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता, क्योंकि उसके बराबर कोई मेहनत नहीं करता। और जो मजा जिंदगी में सोने में है वह मजा और किसी चीज में नहीं। बस इनको तो सुला दो, सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कुछ जब फसल निकली तो राजू की फसल रामू से दोगुनी निकली, जबकि उसकी जमीन रामू से कम थी। रामू फसल को देखकर बोलता है, इस फसल को बेच कर आऊं या खाने के लिए रखूं? इधर जमींदार जी को भी पैसे देने हैं। अब इतनी सी फसल से कैसे काम चलेगा पता नहीं। एक दोपहर रामू सो रहा था, तभी उसका गेट किसी ने खटखटाया। पता नहीं कौन भरी दोपहर में नींद खराब करने के लिए आ गया। जैसे ही वह गेट खोलता है तो सामने जमींदार खड़ा दिखता है। क्या यह रामू का घर है? रामू ने सोचा क्यों ना मैं इसे राजू के घर पहुंचा दूं, यह मुझे पहचान भी नहीं पाया। मैं तो राजू हूँ, वह वाला घर है रामू का। जमींदार सामने वाले घर पर जाकर गेट को खटखटाने लगता है। राजू गेट खोलता है और बोलता है, क्यों भाई इतनी तेज गेट को क्यों खटखटा रहे हो? मैंने आपके रुपए लेकर खा लिए क्या? हाँ भैया रामू, तुमने मेरे जो पैसे लिए थे उन्हीं को लेने के लिए आया हूँ। तुमने बोला था फसल आने पर पैसा लौटा देंगे, जो तुमने अभी तक नहीं लौटाया। क्या जमींदार जी आप भी दोपहर में नशा करके आ गए? मैंने कब आपसे पैसे उधार लिए? क्या तुम ही रामू हो? नहीं, मैं तो राजू हूँ। रामू तो सामने वाले घर में रहता है। भरी दोपहरी में जमींदार का सर चकरा जाता है और वह अपने घर चला आता है और घर पहुंचकर मुनीम से बोलता है, ऐसा लगता है मुझे कि जो पैसे रामू के दिए थे वह पैसे अब लौट कर नहीं आने वाले। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो पैसे वापस नहीं आ रहे हैं? रामू और उसका भाई दोनों हमशक्ल हैं और दोनों बोल रहे हैं कि रामू वह है, रामू वह है। और उन दोनों ने दोपहर भर मुझे इस घर से उसे घर दौड़ाया। जमींदार जी, पैसे निकालने की मेरे पास एक स्कीम है। बोलो कौन सी स्कीम है? मुनीम जमींदार जी के कान में पूरी स्कीम बताता है। दूसरी सुबह